तो देखो, ऑप्टिक्स में पहले पहले टॉपिक्स आपको अगर ना पता हो तो टॉपिक्स में एक बार बता दूं, टॉपिक्स जो हम लोग चालू करने वाले हैं आज। टॉपिक देखो एक बार बता देता हूं, एट अ ग्लैंस तुम लोग को मिल जाएगा। ठीक, नोट्स क्लास खत्म होने के बाद तुम लोग को आराम से मिल जाएंगे नोट्स। ठीक, तो टॉपिक्स पहले मैं स्टार्ट करूंगा, रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस। ठीक, फिर लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। फिर आता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, फिर आता है पावर ऑफ लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज और पावर ऑफ लेंसेज। ठीक, बाकी इसके बाद प्रिज्म वगैरह जो भी टॉपिक्स आएंगे वो तो मैं बताते जाऊंगा, पर स्टार्ट आज इन सब से करेंगे। ठीक, ये सब चीजें, और उससे पहले आपको कुछ प्रायर चीजें मालूम होनी चाहिए ऑप्टिक्स के बेसिक के बारे में। अब ऑप्टिक्स का बेसिक मतलब क्या है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं, ये थोड़ी बहुत चीजें हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, तो ये सब थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजें हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी डायरेक्ट अप्लाई होंगी आपकी डेरिवेशंस में, तो इसलिए आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए। ठीक, वरना फिर आके कंफ्यूजन बहुत, ये जो ऑप्टिक्स है इसमें 3 चीजें हैं। कोई बता सकता है क्या? 3 चीजें हैं जो ऑप्टिक्स में बहुत काम आती हैं, जो कि आपके सारे नंबर आपको दिलाएंगी। जैसे गुरुकुल की 3 चीजें होती हैं। ठीक, प्रतिष्ठा, अनुशासन और एक और चीज होती थी, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। गुरुकुल के 3 स्तंभ होते थे ना। ऑप्टिक्स के 3 स्तंभ क्या है? एक है डायग्राम, एक है डेरिवेशन, ठीक, और डेफिनीशन। ठीक, देखो ये 3 चीजें हैं ऑप्टिक्स में, ये ध्यान रखने वाली हैं, और यही 3 चीजें तुम लोग को नंबर दिलाएंगी। कब और कैसे ये बताता हूं। सम प्रीनोन फॉर्मूला, प्रीनोन फॉर्मूला, ये फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए। ठीक, देखो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए, तभी आप डेरिवेशन अप्लाई कर पाओगे, वरना डेरिवेशन में आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बहुत लंबी डेरिवेशंस होती हैं कभी कभी इसमें। ठीक, जितना पढ़े हो उससे काफी ज्यादा एक लंबी डेरिवेशंस होती हैं और याद करनी पड़ जाती है, भाई ये इसके बाद ये स्टेप था, इसके बाद ये स्टेप था, तो उस वजह से। देखो पहले ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 9th 10th में, आपके ये बुक में फॉर्मूला दिया होता था। इसकी डेरिवेशन आपको नहीं करनी है। ठीक, नो डेरिवेशन, इसकी डेरिवेशन आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा होना चाहिए। ठीक, अब इसमें से कुछ कुछ चीजें हैं, v क्या है, u क्या है, तो ये सब चीजें यहां मेंशन है। ये पूरा पेज आपके नोट्स में आपको अवेलेबल होगा, तो आप वहां से देख लेना, वहां से रेफर कर लेना। ठीक, कि v होता है इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f होता है फोकल लेंथ। इमेज डिस्टेंस मतलब इमेज से लेके पोल तक की डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस होती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है। पोल पता होगा क्या होता है। ठीक, पोल डांसिंग वाला पोल की बात नहीं कर रहा हूं, ऑप्टिक्स में पोल होता है। ठीक, अभी देखेंगे स्नेल्स लॉ, बहुत जरूरी है। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स एन। एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लोग एन लिखते हैं, सिंपल सिंपल हम लोग ने लिखा एन, ये चीज ध्यान में रखो, क्योंकि ये आपको डेरिवेशन में काम आएगी। ये सिर्फ वही चीजें बता रहा हूं जो डेरिवेशन में काम आने वाली। एन लिखा है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक, थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, थोड़ा सा बेसिक से करते हैं, क्योंकि अगर बेसिक पता होगा तो आप ये डेरिवेशंस करते ले जाओगे। अगर मैं यहाँ पे बेसिक स्किप कर दूंगा तो फिर आपको दिक्कत आएगी। ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है। अगर कोई इंसिडेंट रे है, इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम। ठीक, और यहां पे ये रिफ्रैक्ट हो गई, तो इसमें N21 is considered as refractive index of second medium with respect to first medium। तो इसको हम लोग जनरली N लिखते हैं अगर एयर का केस होता है तो। ठीक, पर अगर मैं इसको उल्टा कर दूं,
इसको मैं उल्टा कर दूं और मैं कुछ ऐसा बना दूं। यहां पे अब लाइट रे ट्रैवल कर रही है फ्रॉम सेकेंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम। अब ये देखो ट्रैवल उल्टा हो रहा, तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1/n, और वी कैन से दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। ठीक, तो ये इसका रेसिप्रोकल ये होता है। ठीक, तो ये इसका रेसिप्रोकल होता है। अगर हम मतलब रेयरर टू डेंसर जा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा n है, पर अगर हम डेंसर टू रेयरर जा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/n। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? रेयरर टू डेंसर जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग जनरली n लिखते हैं। ठीक, n मतलब हम लोग एयर के रिस्पेक्ट में कंसिडर कर रहे हैं। और अगर हम डेंसर टू रेयरर जाएंगे यानी इसका ठीक उल्टा, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/n। हाँ जी, तो बता दो इतनी बात क्लियर है कि नहीं? क्योंकि यहां पे भी लिखा है। क्लियर है? अपने आप से श्योरिटी ले लो कि भाई ये बेसिक क्लियर है कि नहीं आपको। आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रहेगा कि नहीं रहेगा? ये जो कन्वेंशन है, v मतलब इमेज डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये सब चीजें याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी? स्नेल्स लॉ क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब चीजें क्लियर है? अब एक और चीज आती थी, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, अगर आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, इमेज है, जो भी चीज है, अगर सेंटर के ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड है तो उसका साइन कन्वेंशन हम पॉजिटिव लेते हैं। अगर ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड है तो उसका साइन कन्वेंशन हम नेगेटिव लेते हैं। सिंपल सी चीज है। ठीक, अभी आप डेरिवेशन करोगे उसमें समझ जाओगे, उसमें इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखो सबसे पहला आपका टॉपिक, रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस कॉन्वेक्स। अब यहां पे मैंने सिर्फ कॉन्वेक्स क्यों लिया, कॉन्केव का क्यों नहीं बताया? क्योंकि कॉन्केव का डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ कॉन्वेक्स का डेरिवेशन इसमें पढ़ना है। ठीक सर, कैन यू प्लीज जूम? लास्ट स्लाइड की अगर आप बात कर रही हैं साक्षी जी, तो लास्ट स्लाइड में ऐसा कुछ खास नहीं था, ये आपको आपके नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको आपके नोट्स में आराम से मिल जाएगा, देख लेना। ठीक, इसमें कहीं कुछ जूम वूम तो नहीं करना ना भाई? मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है, इतना मतलब दिख रहा होगा, ऐसा कुछ वो नहीं है। हाँ जी, तो देखो रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस, यहाँ पे ना ही सिंगल मिरर है ना ही लेंस है, सरफेस की बात हो रही है। ठीक, वर्ड ध्यान से समझना। और कॉन्वेक्स सरफेस लिया है हमने। कॉन्केव का केस आपको नहीं पढ़ना है, हालांकि फॉर्मूला दोनों के लिए सेम आएगा डिराइव करने पे, पर पढ़ना सिर्फ कॉन्वेक्स के लिए। ठीक सर, आप जो लिखेंगे उसको साथ साथ लिखना है। हाँ भाई, अब देखो ये चीजें हैं कि ये पर्सन टू पर्सन वैरी करती हैं। अब कुछ लोग का होता है कि भाई साथ साथ जो लिख रहे हैं उसको देख देख के लिखते चलें। तो कुछ लोग का तरीका वो होता है पढ़ने का। कुछ लोग का होता है कि भाई नोट्स मेरे को मिलेंगे, मैं बाद में नोट्स से देख के रेफर कर लूंगा, अभी मैं देख देख के बस समझ लेता हूँ, और जो शॉर्ट पॉइंट्स हैं वो रफ में अपना लिख लेता हूँ कि अच्छा ये शॉर्ट पॉइंट है, ये कोई शॉर्ट पॉइंट नोट जैसे है ना, पॉइंट्स टू रिमेंबर टाइप। तो सबका अपना अपना तरीका है भाई, जिसका जैसा तरीका हो अपने हिसाब से कर लो। मेरी तरफ से पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, पूरी छूट है। तुम देख देख के एकदम बकायदा मेरा कॉपी पेस्ट करके एकदम देखना चाहते हो तो वैसे करो, बाकी तुम पॉइंट्स टू रिमेंबर करके करना चाहते हो तो वैसे करो, जैसे तुमको बढ़िया बैठे, जैसे तुमको ठीक बैठे। ठीक, हाँ जी, तो रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस कॉन्वेक्स। अब देखो उसमें सबसे पहले सिंगल सरफेस हमने ले लिया, कॉन्वेक्स सरफेस लिया है। ठीक, हमने ऑब्जेक्ट लिया है ओ, ओ। ठीक, इंसिडेंट रे निकलेगी ऑब्जेक्ट से। ठीक, ये इंसिडेंट रे है, ये हमारा सरफेस है। अब इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन अगर होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, एंड द लाइट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो जब भी लाइट विल ट्रैवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये रिफ्रैक्टेड रे ड्रॉ करी। ठीक, डायग्राम जरूर ड्रॉ करना, डायग्राम आपको आना ही चाहिए, क्योंकि आपकी जितनी भी डेरिवेशन पूछी जाती हैं डायग्राम बनाओगे तो उसके नंबर मिलते हैं। ठीक, ये पॉइंट्स रिमेंबर कर लो, क्योंकि आपकी जो सब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें आपको जो भी डायग्राम्स दिए होंगे ऑप्टिक्स में डेरिवेशंस में, वो डायग्राम आपको बनाने, तभी आपको उसके नंबर मिलेंगे, क्योंकि डायग्राम के नंबर होते हैं।
ठीक, इसीलिए डायग्राम वो इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम आप ध्यान से समझ लो। पहले हम एक सरफेस बनाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे, ये ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकली इस सरफेस पे, और फिर रिफ्रैक्टेड रे निकली इस सरफेस पे, ये इमेज हुई हमारी। ठीक, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पे बनी है। ये P है, ये पोल है हमारे लेंस का, हमारे सरफेस का पोल है। अब देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस I, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। अब बाकी चीजों की नेमिंग करनी है बस, और कुछ नहीं। बाकी चीजों की नेमिंग कर दी हमने। ठीक, ये एंगल ले लिया हमने अल्फा, ये एंगल ले लिया हमने बीटा, ये एंगल ले लिया हमने गामा। ठीक, ये पॉइंट हमने ले लिया C। ये C जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पहली बात। ठीक, C क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, पहली चीज। अब देखो U क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। द डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू द पोल इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय U। तो हमने U यहां पे ये डिस्टेंस ले लिया। ठीक, V क्या है? V है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या होती है? द डिस्टेंस फ्रॉम इमेज टू द पोल इज नोन एज इमेज डिस्टेंस। दूसरी चीज, चलो भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई, इमेज डिस्टेंस हो गई। अब ये R क्या है भाई? R कौन बताना चाहेगा? बहुत बेसिक चीज है, 10th की चीज है, 9th की चीज है। R क्या है यहाँ पे? हाँ जी, कोई ओनार बच्चा है यहाँ पे जो बताएगा? सर R ये होता है रेडियस। रेडियस, हाँ जी, बहुत ही ऑब्वियस लग रहा था R रेडियस है क्योंकि एज सिंबल की वजह से, बट द करेक्ट आंसर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब एक बात और गौर रखना, ये कॉन्वेक्स सरफेस है। ठीक, तो कॉन्वेक्स सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होता है? अंदर की ओर होता है। ठीक, ये ध्यान रखना, बस काम आएगा आगे। आगे काम आएगा जिंदगी में। ठीक, आगे जिंदगी में कहां काम आएगा वो मैं बता दूंगा, पर ये चीज है कि एक कॉन्वेक्स सरफेस में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो होता है अंदर की ओर। ठीक, तो ये नेमिंग हो गई। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है M। ठीक, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है M। ठीक, ये डिस्टेंस ले लिए H, ये मैं बताऊंगा क्यों। तो डायग्राम देखो क्या है। डायग्राम में कुछ नहीं है भाई, डायग्राम एक सरफेस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पे ऑब्जेक्ट है। ठीक, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकली। ठीक, यहां पे रिफ्रैक्ट हो गई, जाहिर सी बात है भाई, इंसिडेंट रे निकली, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया, फिर रिफ्रैक्ट हो गई तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाया, और यहां पे उसकी इमेज बन गई। बस कहानी सिर्फ इतनी है, बस, और कोई कहानी नहीं, कहानी सिर्फ इतनी है बस। बाकी उसके बाद सब नेमिंग हमने करी है। ठीक, जो इस टॉपिक से रिलेटेड चीज है, मेन चीज सिर्फ इतनी है, मेन कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है कि ऑब्जेक्ट यहां रखा, ऑब्जेक्ट का यहां से रिफ्रैक्शन हो गया और ऑब्जेक्ट की इमेज हमें यहां मिल गई। बस कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है। बाकी उसके बाद हमने दुनिया भर की चीजें नेम करके रखी हैं। इस पॉइंट को ले लिया हमने A, यहां से ये पोल हो गया, ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का डिस्टेंस हो गया U, इमेज से लेके पोल तक का डिस्टेंस हो गया V। ठीक, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस हो गया R, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सारी चीजें नेमिंग कर दी हमने। ठीक, ये एंगल को नेम कर दिया हमने अल्फा, ये एंगल को नेम कर दिया हमने बीटा, ये एंगल को नेम कर दिया हमने गामा। ठीक, बाकी सब सिर्फ नेमिंग है, हमें डेरिवेशन में काम आएगी बस, और कुछ नहीं। मेन कॉन्सेप्ट सिर्फ उतना ही था, 2 लाइन का। ठीक, और इसके अलावा और कोई चीज थी? उसके अलावा बस एक ये चीज थी कि यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ठीक, इसकी डिस्टेंस ले ली H। ठीक, तुम एंड में देखोगे ये सारी चीजें हट जाएंगी, जो अल्फा बीटा गामा दुनिया भर का फलाना डिमाका ले रखा है, ये सब हट जाएगा। बचेगा सिर्फ I R और ये U V, ये सब बचेगा। ठीक, दुनिया भर की चीजें हट जाएंगी। कॉन्सेप्ट क्योंकि उनका है नहीं, वो तो हमने सिर्फ लेट करी है, सपोज करी है, ये एंगल को अल्फा मान लिया, ये एंगल को बीटा मान लिया। ठीक, सिर्फ सब सपोजिशन है। ठीक, सपोज कर रहे हैं हम लोग।
तो डायग्राम में और कुछ नहीं है, डायग्राम सिर्फ यही है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये अल्फा बीटा गामा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, u हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v हो गया इमेज डिस्टेंस। अब याद रखना ये जो v है, u इक्वल्स ओपी, u इक्वल्स ओपी एंड v इक्वल्स आईपी। ठीक, ये याद रखना बस। ठीक, m क्या है? m एक पॉइंट है जिसपे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। ठीक, और कुछ नहीं है। ठीक, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है इसमें, डायग्राम में और कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा। ये एंगल्स हैं अल्फा बीटा गामा। ठीक, हमने बस एंगल को नाम मान लिए। तुम ए बी सी भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक, देखो अब डेरिवेशन की बात आती है। ऑब्जेक्टिव पेपर में तो आपको बहुत ही अच्छा सुकून था कि आपको डेरिवेशन नहीं पढ़नी थी, डेरिवेशन याद नहीं करनी थी। ठीक, अब देखो आपको डेरिवेशन ध्यान में रखनी पड़ेगी। डेरिवेशन का सबसे पहला स्टेप क्या है? डेरिवेशन ध्यान में रखने की दो तीन चीजें हैं। कुछ लोग को डेरिवेशन डायरेक्ट याद हो जाती है। ठीक, कुछ लोग का पास ये गिफ्ट होता है, गॉड गिफ्ट होता है कि भाई डेरिवेशन हम देखी हमने और हमें याद हो गई। ठीक, अब ये गॉड गिफ्ट कितने लोगों के पास है मुझे नहीं मालूम, तुम लोग अपने हिसाब से जज कर सकते हो। जिनको नहीं याद होती डेरिवेशन, है ना, जो मेरे जैसे हैं कि जिनको भाई डेरिवेशन याद ही नहीं होती, भाई क्या डेरिवेशन, क्या दुनिया भर की कहानी लिख के चले गए हैं लोग। ठीक, तो उनके लिए क्या है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप डेरिवेशन का याद करो बस। ठीक, फर्स्ट स्टेप डेरिवेशन का याद करो और 2-3 टाइम्स प्रैक्टिस जरूर करो खुद से। तुम अगर ये दो चीजें याद रखे रहोगे तो तुम डेरिवेशन नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक, पर ये दो चीजें तुम्हें खुद से करनी पड़ेगी कि फर्स्ट स्टेप डेरिवेशन का याद रखो कि डेरिवेशन शुरू कहां से हो रही है, और उसको 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस करो। यही तरीका है भाई, बाकी ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है मेरे पास कि क्या करना है। अब देखो फर्स्ट स्टेप क्या है कि एक ट्राइंगल लेंगे हम लोग। ट्राइंगल क्या लेंगे? ओ ए सी, ये ट्राइंगल लेते हैं। वी विल कंसिडर द ट्राइंगल ओ ए सी। ओ ए सी ट्राइंगल में देखो क्या है, ये कुछ ऐसा ऐसा ट्राइंगल बन रहा है, गौर करना, अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ। ठीक, ये कुछ ऐसा सा ट्राइंगल बन रहा है, ये ओ ए सी, यहां पे एक एक्सटीरियर एंगल निकल रहा है। तो यहां पे हम कह सकते हैं सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल इक्वल्स एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे ओ ए सी ट्राइंगल में आई इक्वल्स अल्फा प्लस गामा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सिंपल सी मैथ्स है ना, ये सिंपल सी मैथ मेरे ख्याल से मालूम होगी सबको कि दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर के बराबर होता है। ठीक है भाई, अब दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करो, आई ए सी। आई ए सी ये ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, ये वाला, ये कुछ ऐसा सा ट्राइंगल बन रहा, आई ए सी। यहां पे आपका ये है आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है बीटा और ये है गामा। ठीक, तो इन ट्रायंगल आई ए सी, आर प्लस बीटा इक्वल्स गामा, आर प्लस बीटा इक्वल्स गामा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इक्वल्स गामा माइनस बीटा। ठीक, एक ये देखो अपने पास दो स्टेटमेंट मिल गई, आई इक्वल्स गामा अल्फा प्लस गामा, आर इक्वल्स गामा माइनस बीटा। ठीक, ये दो स्टेटमेंट्स मिल गई। सॉरी, आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो क्या है अगला स्टेप। पहला स्टेप यहां पे खत्म हुआ कि आपने दो ट्राइंगल कंसीडर करने थे, एक ट्राइंगल ओ ए सी कंसिडर करना था, दूसरा ट्राइंगल आई ए सी कंसिडर करना था। वहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी थी। अब देखो अब सेकंड स्टेप क्या है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ पढ़ा होगा सबने, स्नेल्स लॉ क्या होता है बताओ भाई? ये जब नन्हे मुन्ने बच्चे हुआ करते थे 9th-10th में तब पढ़ा होगा। तो स्नेल्स लॉ क्या होता था, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स कांस्टेंट होता था, और फिर हम लोग फर्दर कहते थे कि वो कांस्टेंट किसके बराबर है? एन के बराबर। एन क्या होती थी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो मैं बड़ा बड़ा इलेबोरेट नहीं करूंगा, एन का मतलब समझ जाना। ठीक
ठीक है, बढ़िया। और ये मैंने पीछे भी मेंशन किया हुआ है, स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स एन। ठीक, ये मेंशन किया हुआ है, नोट्स में मिल जाएगा। तो अब देखो, ये स्टेटमेंट याद रखना, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स एन। अब देखो, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कैसा है, बहुत ही पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे मैं किसी आदमी का यहाँ पे कुछ वो रिफ्रैक्शन नहीं कर रहा हूं, ठीक। यहाँ पे बहुत ही पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक। ऑब्जेक्ट बहुत छोटा छोटा है, तो ये जो सारे एंगल्स बन रहे होंगे, अल्फा बीटा गामा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दे ऑल आर वेरी स्मॉल एंगल्स। पहली चीज तो ये बहुत छोटे छोटे एंगल्स हैं, ये सब बहुत ही ज्यादा बड़े एंगल नहीं है। तो when थीटा इज वेरी स्मॉल, जब थीटा आपका बहुत छोटा हो तो साइन थीटा इक्वल्स थीटा हो जाता है, ये आपने पढ़ा होगा मैथ्स में। जब एंगल बहुत ही छोटा हो जाता है तब ये जो साइन थीटा है ये थीटा के बराबर हो जाता है। अब अगर यहाँ कोई बायो वाला है तो उसके लिए सॉरी, पर हाँ, है ना, कि जब आपका एंगल बहुत छोटा हो तो साइन थीटा इक्वल्स थीटा हो जाता है। तो अगर यहाँ पे आई और आर बहुत छोटे हैं, इसको मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लूं, ये आर में ऐसे बनाऊं तो ज्यादा सही है। हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत छोटे एंगल हैं, इसलिए वी कैन राइट सिंस आई एंड आर आर वेरी स्मॉल एंगल, ठीक, बहुत छोटे एंगल हैं, तो इसलिए साइन आई इक्वल्स आई हो जाएगा और साइन आर इक्वल्स आर हो जाएगा। तो ये दो चार बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक। तो साइन आई को हम आई लिख सकते हैं, साइन आर को हम लोग सिर्फ आर लिख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी आई इक्वल्स एन आर। हाँ जी, यहां पे आधी डेरिवेशन हमारी हो चुकी है, यहां तक बताओ कोई दिक्कत परेशानी क्वेरी डाउट? देख लो एक बार, हमने दोनों ट्राइंगल कंसिडर किए थे, ओ ए सी आई ए सी, ठीक। वहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू निकाली है अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में, ठीक। फिर हमने स्नेल्स लॉ लगाया था, ये हमारा सेकंड स्टेप था। स्नेल्स लॉ में हमने साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स एन लिखा। यहां पे हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत छोटे एंगल हैं, इसलिए साइन आई को हम लोग आई लिख सकते हैं, साइन आर को हम लोग आर लिख सकते हैं। तो हमने ये स्टेटमेंट हमने यहां से निकाल ली। पॉइंट ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये जो सारे एंगल्स हैं कोई बहुत बड़े एंगल नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री बन रही हो, बहुत ही छोटे छोटे एंगल्स होंगे, ठीक है। ये जो एंगल्स इन रियलिटी अगर मैं पूछा जाए तो ये एंगल मान लो तुम्हारी 0.22 डिग्री हो गया, बहुत छोटे छोटे एंगल्स होंगे, ठीक। ऐसा कोई बहुत ही बड़े एंगल्स नहीं है ये, जो क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, स्मॉल सरफेस की बात हो रही है, ठीक। ये स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, तो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए ये जो एंगल्स होंगे बहुत छोटे होंगे। ये तो मैंने मैग्नीफाई करके यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे बड़ा करके बनाया है, तो लग रहा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बड़ा एंगल है, 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री नहीं होगा, बहुत छोटा होगा इन रियलिटी। तो अगर क्योंकि थीटा अगर बहुत स्मॉल हो, ठीक, अगर मतलब थीटा मतलब कोई भी एंगल अगर बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा भी थीटा के बराबर हो जाता है। ये मैथमेटिकली आपकी चीज है, मैथमेटिकली इसको प्रूव किया गया है, ये ध्यान में रखना। आई इक्वल्स अल्फा प्लस गामा, आर इक्वल्स गामा माइनस बीटा। ये जो आई और आर की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में निकाली थी, अब हम यहां पे पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां पे हम आई और आर की जगह पे वी विल सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज, तो ये हो जाएगा आई की जगह पे वी विल राइट अल्फा प्लस गामा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस गामा इक्वल्स एन गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा, ठीक। तो ये स्टेटमेंट अपने को मिली। तो यहां पे हमने आई की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर दिया और आर की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये अपने को नई स्टेटमेंट मिली है। इसको हम लोग ले लेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारी आई थी अल्फा प्लस गामा इक्वल्स एन गामा माइनस बीटा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगी एन गामा माइनस मल्टीप्लाई किया एन बीटा, एन बीटा को हमने लेफ्ट साइड भेज दिया, एन बीटा प्लस अल्फा, और गामा को हमने राइट हैंड साइड भेज दिया, तो ये हो जाएगा एन गामा माइनस गामा
गामा को यहां पे कॉमन ले लो, गामा, ठीक। ये हमने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखा है, ठीक। यहां पे अगर आपको ये चीजें स्किप करना चाहो तो ये सब स्टेप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब स्टेप्स कैन बी स्किप्ड, ठीक। ये बस इसको हमने ब्रैकेट खोला है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा है, ठीक है, जिस तरह से हमें थोड़ा सा जरूरत थी, ठीक, उस हिसाब से लिखा है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक। तो यहां पे अपने पास आया है एन बीटा प्लस अल्फा एन माइनस वन गामा, ठीक। अब देखो अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप देखो, आपको फिर से डायग्राम में जाना पड़ेगा। डायग्राम में अब देखो, यहां पे याद करो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, याद है, ये देखो यहां पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था। अब इस परपेंडिकुलर का काम आएगा, थर्ड स्टेप में आपको इस परपेंडिकुलर का यूज होगा। क्या? ट्राइंगल कंसिडर करो, इन ट्राइंगल ओ ए एम, राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ ए एम एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक। और ट्राइंगल आई ए एम भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल सी ए एम भी राइट एंगल ट्राइंगल, ये सब राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक। अगर ट्राइंगल ओ ए एम में कंसिडर करो, अल्फा को अगर हम एंगल ले रहे हैं, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये, बेस क्या हो जाएगा ये, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी ये, ठीक। ट्राइंगल में साफ आपको विजिबल है, ठीक। तो अगर अल्फा ये है, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो इन ट्राइंगल ओ ए एम ट्राइंगल में, ओ ए एम इस ट्राइंगल में tan अल्फा क्या होगा, इस ट्राइंगल में tan अल्फा अगर निकालें तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसमें क्या है, h, अगर आपने ये गौर किया हो तो यहां पे मैंने परपेंडिकुलर क्या लिया है, h लिया है, तो परपेंडिकुलर h अपॉन बेस, बेस यहां पे क्या है, ओ एम, बेस है o से लेके m तक की डिस्टेंस ओ एम, ठीक। tan अल्फा ये आ गया। अब इसी तरह tan बीटा निकालेंगे, tan बीटा के लिए कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, आई ए एम, आई ए एम ये है ट्राइंगल, ठीक। tan बीटा निकालो, tan बीटा क्या है, परपेंडिकुलर है h, बेस क्या है, आई एम, एच अपॉन आई एम, ठीक। अब tan गामा निकालेंगे, tan गामा के लिए हम लोग कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, सी ए एम, ये ट्राइंगल कंसिडर किया, ठीक, इन ट्राइंगल सी ए एम, ठीक। tan गामा निकालोगे, tan गामा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है h, बेस क्या है सी एम, सी एम क्या है आपका बेस, h अपॉन सी एम, ठीक। तो यहां पे tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा आ गया। इसको मैं फेयर आउट करके आगे लिख रहा हूं, ठीक। वो चीज अपने दिमाग में मत लाना कि सर देखो यहाँ कितना गंदा गंदा लिख रहे हैं, गंदा गंदा की बात नहीं है, यहाँ पे फिगर है बना हुआ है, इस वजह से यहाँ पर लिख रहा हूँ, अभी फेयर आउट करके अगले में लिख रहा हूँ, ठीक। ये tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा आ गया। अब इनका यूज कहां होगा ये देखना, नेक्स्ट में लिखते हैं। tan अल्फा अपने पास क्या आया, h अपॉन ओ एम, ठीक। tan बीटा क्या आया, h अपॉन आई एम, और tan गामा क्या आया, h अपॉन सी एम, ठीक। ये हमने निकाल लिया था ट्राइंगल से। अब देखो यहां पे वही चीज होगी, सिंस अल्फा बीटा गामा आर, यहां पे नहीं लिखते, चलो वहां लिखते हैं, सिंस अल्फा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल एंगल्स, ठीक। अल्फा बीटा गामा बहुत ही स्मॉल एंगल्स हैं, पहली बात। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा के बराबर, tan बीटा बीटा के बराबर, और tan गामा गामा के बराबर। ये भी रूल है, जैसे आपका साइन थीटा इक्वल्स थीटा होता था, वैसे tan थीटा इक्वल्स थीटा भी होता है। ये दोनों रूल हैं, ठीक। ये दोनों आपके मैथमेटिक्स में डिस्कस किए हुए रूल हैं। सर tan ही क्यों ले रहे हो, अब देखो यही सब चीजें, ये सब चीजें बहुत आती हैं डेरिवेशन में कि भाई यहाँ पे साइन ही क्यों लिया, यहाँ पे tan ही क्यों लिया,
है ना भाई, मैं तुम्हारी परेशानी बहुत अच्छे से समझ रहा हूं। कोई भी डेरिवेशन करते वक्त यही आता है दिमाग में, भाई ये डेरिवेशन करते वक्त मेरे में यही होता है कि यहाँ पे साइन ही क्यों लिया, कॉस क्यों नहीं लिया, है ना। तो भाई देखो ये अपने को फंक्शंस प्री डिफाइंड है पहली बात, और जब भी ये डेराइव किए गए तो इसमें जाहिर सी बात है वही वाले फंक्शंस यूज किए गए। टैन मतलब टैन फंक्शन ही क्यों यूज किया गया, साइन फंक्शन ही क्यों यूज किया गया, इसके पीछे का रीजन ये देखो, सिंपल रीजन तो ये है कि हमें ये फैक्टर्स की जरूरत थी डेरिवेशन में। सिंपल सा समझो कि हमें ये फैक्टर्स की जरूरत थी। अगर यहां पे मैं साइन थीटा लेता तो मेरे को हाइपोटेन्यूज आता मेरी वैल्यू में, इसकी वैल्यू आती, पर मेरे को इसकी वैल्यू पता नहीं है। तो जिसकी वैल्यू मेरे को पता नहीं होगी तो मैं उसको क्यों लूंगा, ये लॉजिक है, ठीक। और अगर और समझना चाहो तो भाई ये डेरिवेशन कन्वेंशन से चल रही है, बहुत पहले से भाई कन्वेंशन में ले लिया गया, भाई हिट एंड ट्रायल करके मेथड हुए कि भाई ये मैं अगर वैल्यू लूंगा तो ये आएगा, साइन थीटा लूंगा तो ये आएगा। कभी ये डेरिवेशन करी गई होगी, बनाई गई होगी जब, तो भाई साइन थीटा लेके किया गया होगा, पर उससे अपना क्या बोलते हैं डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आया, तो फिर उन्होंने टैन लेके किया, टैन लेके किया तो भाई डिजायर्ड रिजल्ट आ रहा है। तो इसीलिए सदियों से टैन लेके कर रहे हैं। सिंपल सी भाषा में अगर ये समझना चाहो तो ये समझ लो, ठीक। बाकी पॉइंट ये होता है कि भाई यहाँ पे देखो एच अपने को गिवन है, ओ एम की वैल्यू अभी मैं निकाल के बताता हूं क्या होगी, ठीक। पर अगर यहाँ पे मैं साइन अल्फा ले लेता, यहाँ पे अगर मैं साइन अल्फा ले लेता तो ये होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ओ ए की वैल्यू मेरे को पता ही नहीं है, तो फिर मैं डेरिवेशन अपनी कंक्लूड ही नहीं कर पाता, तो इसलिए साइन अल्फा नहीं लिया गया, ठीक। ये थोड़ी बहुत कन्वेंशन है, यही सब पार्ट डेरिवेशन में याद रखने पड़ते हैं। और ये चीज देखो कि tan अल्फा इक्वल्स अल्फा, tan बीटा इक्वल्स बीटा, tan गामा इक्वल्स गामा, इसका मतलब यही है कि आपके ये जो अल्फा बीटा गामा है यही बहुत स्मॉल एंगल है, तो अगर थीटा स्मॉल होता है तो tan थीटा भी थीटा के बराबर हो जाता है, ठीक। ये बेसिक चीजें। तो यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा की जगह पे आप ये लिख सकते हो, ठीक। अल्फा बीटा गामा की जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर दो, तो ये वैल्यू हो जाएगी पुटिंग, इसको इक्वेशन 1 ले लें, पुटिंग अल्फा बीटा गामा वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ठीक। तो ये हो जाएगा n h अपॉन आई एम, ठीक। बीटा की जगह पे ये लिख दिया, प्लस अल्फा की जगह पे h अपॉन ओ एम, ठीक, इक्वल्स n-1 गामा की जगह पे h अपॉन सी एम, ठीक। ये हो गया। अब इसमें से एक और चीज, h हर तरफ कॉमन है, h को कॉमन लेके हम डिवाइड कर सकते हैं। यहां पे देखो, यहां पे h है, यहां पे h है, यहां पे h है, डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय h से हम अबव इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो h फैक्टर हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा, तो ये हो जाएगा n अपॉन आई एम प्लस h अपॉन ओ एम, सॉरी प्लस 1 अपॉन ओ एम इक्वल्स n-1 अपॉन सी एम, ठीक। ये आया अपने पास, ठीक है। अब यहां पे देखो आई एम, ओ एम और सी एम है, अब ये क्या है, यहां इस फिगर में देखो। अब इस फिगर में अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा और जूम करूं, ठीक, हाँ जी, एक सेकेंड, हाँ। अब इसमें आई एम, ओ एम और यू एम क्या है, ओ एम आपका ये डिस्टेंस है, आई एम आपका ये डिस्टेंस है, सी एम आपका ये डिस्टेंस है, ठीक। अब यहां पे ये देखो, ये जो दोनों पॉइंट हैं P और M, ये दोनों जो पॉइंट हैं P और M बहुत ही पास पास पॉइंट हैं। सर इफ थीटा इज स्मॉल देन साइन थीटा इक्वल्स थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स थीटा, एंड दैट केस टैन थीटा इक्वल्स, नहीं 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 सुशील भाई, सुशील भाई, सुशील भाई, देखो इस चीज में बहुत लोग को मेरे ख्याल से कंफ्यूजन आ रही है कि साइन थीटा इक्वल्स थीटा कैसे हो जा रहा है, टैन थीटा इक्वल्स थीटा कैसे हो जा रहा है। अगर 11th में पूरी शिद्दत से मैथ्स पढ़े होते तो ये कंफ्यूजन नहीं आती, पर नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, ये कंफ्यूजन यहाँ पे आनी थी, मुझे मालूम था ये आएंगी आएंगी,
क्योंकि हर साल आई हैं। ठीक, 11th में कोई नहीं पढ़ता, मैं भी नहीं पढ़ता था। ठीक, साइन थीटा इक्वल्स थीटा हो जाता है, टैन थीटा इक्वल्स थीटा हो जाता है, बट कॉस थीटा नॉट इक्वल्स टू थीटा होता है। ऐसा नहीं होता है। ठीक, इसके केस में नहीं होता है, व्हेन थीटा इज स्मॉल। ठीक, ये इसका फॉर्मूला कुछ और आता है, 1 माइनस थीटा करके कुछ आता है। ठीक, वो देखना आप लोग। ठीक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 1 माइनस थीटा करके कुछ आता है। ठीक, तो कॉस थीटा के लिए दूसरा फॉर्मूला आता है। ठीक, तो ये चीजें ध्यान रखना, आने वाली थी, ये सब चीजें आनी थी। हाँ, तो अपन इस पे थे। यहाँ पे गौर करो, एक बहुत छोटी चीज है, गौर करना। एम और पी बहुत ही पास पास है, बहुत ही एकदम क्लोज है ना, फ्रेंड जोन है दोनों एक दूसरे से, मतलब बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं। ठीक, तो अगर ये दो पॉइंट है, मान लो देखो मैंने यहाँ पे दो पॉइंट बनाए हैं, अगर बहुत ही क्लोज हैं तो इसको बहुत दूर से देखो तो ये सिंपल एक पॉइंट लगेंगे, है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे दो पॉइंट बनाऊं, ठीक, अब ये दो पॉइंट बहुत पास है, बहुत पास, पर इन पॉइंट को आप बहुत दूर से देख रहे हो, या ये बहुत ही छोटे पॉइंट हैं, तो क्या ये पॉइंट हमें एक ही जगह पे दिखेंगे? ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है, नेग्लिजिबल। ये चीज पढ़ी होगी, कभी देखी होगी, समझी होगी कि दो पॉइंट हैं, अगर बहुत ही पास पास रखे हैं तो एक ही पॉइंट की तरह दिखते हैं वो सब, है ना। तो इसी तरह ये जो पॉइंट्स हैं आपके M और P, सिंस P एंड M आर वेरी स्मॉल, ठीक, दे विल कोइंसाइड, दे विल कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे, मतलब कि लगेंगे कि एक सिंगल पॉइंट की तरह काम करेंगे। तो M और P हमारे सिंगल पॉइंट की तरह काम कर सकते हैं। ठीक, P इक्वल्स M कह सकते हो। ठीक, तो अगर यहां पे जो OM, IM और CM था, ये किसके बराबर हो जाएगा? OP, IP और CP के बराबर हो जाएगा। मानते हो, एग्री करते हो? एग्री करते हो कि नहीं? एग्री करते हो तो थम्स अप दे देना, एग्री नहीं करते हो तो भाई प्रोटेस्ट कर लेना मेरे खिलाफ। ठीक है, करते हो ना? ठीक, बढ़िया। अब ओपी की वैल्यू हमने शुरू में जब हम लोग ये डेरिवेशन पढ़ रहे थे, ओपी की वैल्यू हमने शुरू में क्या मानी थी? ओपी इज द डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू पोल, इसे हम लोग कहते हैं यू। तो ओपी को हमने माना था यू। आईपी को हमने क्या माना था? आईपी को हमने माना था वी, आईपी को हमने माना था वी। सीपी को हमने क्या माना था? सीपी को हमने कनॉट प्लेस नहीं माना था, सीपी को हमने माना था आर। ठीक, ये हमारा सीपी था। ठीक, तो यहां से ओपी इक्वल्स यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आईपी इक्वल्स वी इमेज डिस्टेंस एंड सीपी इक्वल्स आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो यहां पे आप ये चीज अगर ध्यान रखो, फिर से इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। ओपी सॉरी, OM इज नियरली इक्वल टू OP, क्योंकि ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जा रहे हैं, इक्वल्स U। IM is nearly equal to IP, which is equal to V, and CM is nearly equal to CP, which is equal to R. ठीक, since M and P coincide, M और P जो हैं एक दूसरे पे ओवरलैप कर जा रहे हैं, सिंगल पॉइंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये सब। ठीक, तो यहाँ पे OM, IM और CM की जगह पे हम लोग इसको रिप्लेस करके UVR के टर्म्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है सर, P एंड M वाला समझ नहीं आया, अमन भाई का सवाल है। अमन भाई देखो, सिंपल सी चीज है भाई, ये दो पॉइंट हैं। ठीक, अब इन दो पॉइंट को तुम बहुत दूर से देखो, अपना मोबाइल एक जगह रखो और दूर चले जाओ, थोड़ा दूर, है ना, हमारी जिंदगी से दूर मत जाना भाई, थोड़ा सा दूर जाना बस, और तब इस पॉइंट को देखना, तुम्हें एक सिंगल पॉइंट नजर आएगा। ठीक, तुम लोग को थोड़ा दूर जाने की जरूरत है, मैं अगर चश्मा उतार दूं तो मुझे तभी ये सिंगल पॉइंट नजर आने लगेगा। ठीक है, तो तुम लोग को तो दूर जाना पड़ेगा, जो लोग को चश्मा लगा है वो चश्मा उतार के देखो, सिंगल पॉइंट नजर आएगा। तो वही है, ये पॉइंट M है, ये पॉइंट P है, बहुत दूर से देखो, या बहुत छोटे पॉइंट अगर हो
तो ये सिंगल पॉइंट की तरह नजर आते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, हाँ, द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एम इज नेग्लिजिबल, दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज सिंगल पॉइंट या दे कोइंसाइड ईच अदर। ठीक, समझ गए, बहुत छोटी चीज थी। अब आई एम, ओ एम और सी एम की जगह पे ये लिख सकते हैं, ओ एम की जगह पे यू, आई एम की जगह पे वी, सी एम की जगह पे आर, तो वैसे लिख लो, एन अपॉन आई एम क्या हो जाएगा, वी, 1 प्लस 1 अपॉन ओ एम की जगह पे क्या हो जाएगा, यू, एन माइनस 1 अपॉन सी एम, एन माइनस 1 अपॉन सी एम की जगह पे हो जाएगा आर। अब देखो ये फॉर्मूला आ रहा है, पर इस फॉर्मूले में एक गलती, ये मैं खुद बता रहा हूं, इस फॉर्मूले में एक गलती है। अब वो गलती बहुत छोटी सी गलती है, ठीक, ये गलती तुम लोग ना करो, इसलिए मैं ये गलती करके बता रहा हूं। ठीक है, ये गलती तुम लोग मत करना एग्जाम्स में। यहाँ पे बहुत बच्चे क्या होते हैं, यहां तक डेरिवेशन पूरी सही करते हैं, पर इस स्टेप पे गलती कर देते हैं। गलती क्या है, देखो मैंने बताया था साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता था कि अगर, फिर से वापस उस पे चलते हैं, साइन कन्वेंशन क्या होता था, अगर हम इस पोल को ओरिजिन माने, अगर हम इस पोल को ओरिजिन माने, तो इसके राइट हैंड साइड में जितनी भी चीजें होंगी वो पॉजिटिव होंगी, और लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी चीजें होंगी वो नेगेटिव होंगी। ठीक, अब इसकी राइट हैंड साइड में क्या क्या है, V है और R है, तो ये दोनों क्या है, पॉजिटिव साइन में, इनका साइन पॉजिटिव लेंगे। U देखो पोल के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक, तो U को हम लोग नेगेटिव साइन में लेंगे। अब तुम पूछोगे कि भाई ऐसा क्यों करते हैं, ये नाम से समझ लो साइन कन्वेंशन, सदियों से ये कन्वेंशन चला आ रहा है। ठीक, ये कन्वेंशन लिया गया है, बहुत पहले से ये मान लिया गया है कि इसको ओरिजिन मान रहे हैं तो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। तो यहां पे जो U है ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा फॉर्मूला n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स n माइनस 1 अपॉन आर। ये फॉर्मूला है आपका एक सिंगल सरफेस में रिफ्रैक्शन का। ठीक, अब तुम कहोगे कि भाई एक दिन में पूरी एक ही डेरिवेशन हुई, तो हर दिन एक ही डेरिवेशन होगी, नहीं। देखो ये आज पहली क्लास थी, पहली क्लास में मुझे सारे ये सब बेसिक जो चीजें हैं ये बताना जरूरी था, सच एज कि ये सब tan थीटा इक्वल्स थीटा, साइन थीटा इक्वल्स थीटा, ये सब बताना जरूरी है। चाहूं तो मैं डायरेक्ट ये लिखवा दूं, कोई पॉइंट नहीं है, फिर तुम्हारे स्कूल के टीचर और मेरे में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, तो इसीलिए आके मेरा छपाना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक, मेरा ऑब्जेक्टिव है तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक, डेरिवेशन समझ में आ जाए, ताकि याद तो तुम कर ही लोगे यार, याद तो तुम एग्जाम के एक दिन पहले रट के कर लोगे, तो उतनी काबिलियत तो तुम्हें है, पर डेरिवेशन समझ में आनी चाहिए कैसे करनी है। अभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो आगे की डेरिवेशन भी इसी तरीके से है, तो वो अब जल्दी जल्दी समझ में आती जाएंगी। पहली चीज में टाइम लगता है, पहली बार करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक, तो यही चीज है। खैर, ये अपना फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और अलग अलग तोड़ मोड़ के लिख सकते हैं। ठीक, एग्जाम में आपका अगर ये डेरिवेशन आती है तो कभी कभी डायरेक्ट नहीं पूछा जाता। एग्जाम में 10 ईयर्स के क्वेश्चन लगाना, तो 10 ईयर्स के क्वेश्चन जब लगाओगे तो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ सिंगल सरफेस। हाँ, तो एग्जाम में जब डेरिवेशन आएगी तो फॉर्मूला आएगा डिराइव द फॉर्मूला बिटवीन एन वी यू आर, ऐसे करके फॉर्मूला डिराइव करने को आ जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, कभी कभी ऐसे थोड़ा सा घुमा के आते हैं, तुम्हें समझना पड़ता है कौन सी डेरिवेशन लगानी है, तो इस तरीके से आएंगे। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला आपका न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। ठीक, पहली चीज न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। दूसरी चीज, अब यहां पे n इक्वल्स क्या है, n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N2 अपॉन N1,
ये आपने पढ़ा होगा आपके रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में, पर नहीं पढ़ा तो मैं यहां बता दे रहा हूं। एन को वी कैन राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक। और इसको वी कैन फर्दर राइट एज n2/n1, ठीक। तो यहां पे n की जगह पे n2/n1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा। n की जगह पे इफ वी सब्स्टिट्यूट n2/n1, ये तो पता है ना ये कहां से आया। n को वी कैन राइट इट एज n21, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक। और इसको वी कैन फर्दर राइट एज n2/n1, n2 यानी सेकेंड मीडियम का अपॉन फर्स्ट मीडियम, ठीक। तो यहां पे n की जगह पे n2/n1 लिख दो, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा n2/n1v माइनस 1/u इक्वल्स n2/n1 माइनस 1/r, ठीक। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा n2 माइनस n1, n2/v माइनस n1/u इक्वल्स n2 माइनस n1/r, ठीक। तो फॉर्मूला इस तरीके से भी बन सकता है, इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, आप इन दोनों फॉर्मूले से अपना क्वेश्चन लगा सकते हो। डेरिवेशन आपको ऐसे भी पूछी जा सकती है। क्वेश्चन आ गया, डिराइव रिलेशन बिटवीन n1, n2, r, v एंड u, इनके बीच में रिलेशन डिराइव करो। तो यही तो रिलेशन है इनके बीच में, इन सबके बीच में क्या रिलेशन, यही फॉर्मूला है, ठीक। तो यही है सर। ये लास्ट में कैसे किया भाई, n को वी कैन राइट एज n2/n1। n2 क्या है, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n1 क्या है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकेंड मीडियम मतलब वो जिसमें लाइट जा रही हो, फर्स्ट मीडियम वो कि जहां से लाइट आ रही हो, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट मीडियम एयर है तो यहाँ पे इतना कुछ फर्क नहीं आएगा, पर हाँ n को वी कैन राइट एज n2/n1, ठीक। तो इस n2/n1 को मैंने यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक। तो ये n2/n1 हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, n2/n1 यहाँ एलसीएम ले लिया तो यहाँ n1 आ गया, पूरे डिनोमिनेटर में तुम्हारा n1 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सिंपल सी चीज है। इसको सॉल्व करोगे तो इसको मैं सॉल्व करना नहीं चाह रहा हूं पर कर लेता हूं, चलो। n2/n1 v माइनस 1/u इक्वल्स n2 माइनस, यहां पे एलसीएम लिया, n2 माइनस n1/n1r, ठीक। अब इस पूरी इक्वेशन को n1 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को n1 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां भी n1 से मल्टीप्लाई करो, यहां भी n1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक। तो ये n1 कैंसिल हो गया, ये हो गया n2/v। यहां पे n1 मल्टीप्लाई हो गया यानी माइनस n1/u। यहां पे n1 और n1 कैंसिल हो गए तो ये हो गया n2 माइनस n1/r। ये तो सिंपल बेसिक चीजें, ठीक। तो ये फॉर्मूला मेन आया है और ये इसका ऑल्टरनेटिव कह लो, ठीक। ये दोनों फॉर्मूले हैं सेम, बस इस फॉर्मूले को n को थोड़ा सा और सब्स्टिट्यूट कर दिया, थोड़ा सा और तोड़ मड़ोड़ के ये फॉर्मूला आया, बाकी हैं दो फॉर्मूले सेम। यहां पे आपकी ये डेरिवेशन खत्म होती है। हाँ जी, सर ने की है मेहनत। हाँ जी, बताओ यहां तक कोई दिक्कत परेशानी क्वेरी डाउट कहीं पे भी किसी पार्ट में? एक बार में एकदम छप नहीं जाएगा दिमाग में, ठीक। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक बार में दिमाग में छप जाए, अनलेस आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी हो, ठीक। पर हाँ टाइम लगेगा, थोड़ा मेहनत करोगे, एक बार इसको खुद से दोगे टाइम तो आराम से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। कभी भी कोई डाउट हो, क्वेरी हो, व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो, ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हो डाउट, ठीक। ग्रुप में कभी कोई डाउट आए आगे, आपको कभी कोई न्यूमेरिकल में डाउट आए, कभी किसी चीज में, ग्रुप में भेज देना। किसी और को आता होगा तो वो बता देगा, मेरे पास दिखेगा, मेरे को टाइम होगा मैं वो बता दूंगा उस टाइम पे, ठीक है। तो पूछते रहना भाई, जितना ज्यादा पूछोगे उतना ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। बाकी कोई घबराने की बात नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक। मिलते हैं कल नहीं, आपकी क्लास है अब वेडनेसडे को, वेडनेसडे को मिलते हैं, आगे की डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, ठीक। आज पहला दिन था, थोड़ा सा रवा होना चाहिए था, हमें थोड़ा सा रूबरू होना था पिछले वाली चीजों से भी और आगे वाली चीजों से भी, ठीक। कि पिछला भी ना भूलें
जो हमने बेसिक पढ़ा है और जो अभी हम नया नया पढ़ रहे हैं वो भी हमें ध्यान में रहे, तो थोड़ा सा आपका एक कनेक्शन बनाना था। हाँ जी, हाँ जी, मजा आ गई आज की क्लास में। अरे अरे अभी आगे और मजा आएगी, देखना। धन्यवाद महोदय, शुभ रात्रि। चलो भाई, नोट्स कहाँ मिलेगा इसका? देखो नोट्स तुम्हारा, सर ये फॉर्मूला आगे यूज होगा, हाँ भाई बिल्कुल यूज होगा आपका। ये आ, अगली डेरिवेशन में भी यूज होगा, पहली बात। अगली जो डेरिवेशन कराऊंगा उसमें यूज होगा। दूसरी बात, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। नोट्स नोट्स तुम्हारा स्टडी मटेरियल में तुम्हें मिल जाएगा। तुम इसी में जाना, तुम्हें स्टोर में जाके स्टडी मटेरियल होगा, वहां मिल जाएगा। एक बार मैं कंफर्म कर दूंगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। हेलो वाला डायलॉग बोल दिया? नहीं भाई, वो जब स्टार्टिंग में जब आऊंगा तब बोलूंगा, कल, मतलब अगले दिन, अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू। कोई भी डाउट, क्वेरी, दिक्कत, परेशानी हो पूछ लेना। सिर में दर्द, पैर में दर्द, गले में दर्द, बता देना, ठीक है। बाय बाय।